बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने अलीबाबा के ऊपर किसी भी सप्लायर से किस तरह से बात करनी होती है। मैंने उस लेक्चर को कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया था और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपने बात का आगाज़ करना है, किस तरह से आपने पेमेंट करनी है और किस तरह से आपने ऑर्डर फाइनलाइज करना है। ठीक है, आज उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि ये उस लेक्चर का पार्ट 2 है। उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हम किसी भी सप्लायर को फाइनलाइज करते वक्त कौन कौन से काम करते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने सप्लायर के अंदर देखनी होती हैं, उसके बाद हम उसको फाइनलाइज करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा कोर्स नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको हमारी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर हमारा कोर्स स्टार्ट से देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 19 है हमारा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब हम किसी भी सप्लायर को फाइनलाइज करते हैं, जब हम उसे ऑर्डर देने लगते हैं, तो हम किस सप्लायर को ऑर्डर देते हैं और किस सप्लायर को फाइनल करते हैं। ऑर्डर देने के बाद हमने क्या काम करने होते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आज हम पहली चीज़ पढ़ेंगे कि थिंग्स टू डू आफ्टर सेलेक्टिंग अ सप्लायर। दूसरे नंबर में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांड रजिस्ट्रेशन या ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी होती है। तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन या ट्रेडमार्क रजिस्ट्री क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। इन तीनों चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक प्राइवेट लेवल बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं या अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी काम करना चाहते हैं तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि हम किसी भी सप्लायर को जब फाइनल करते हैं उस टाइम पर हमने कौन से काम करने होते हैं। सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि हमने जो सप्लायर फाइनल किए हैं लास्ट तक, ठीक है, अगर आपको लास्ट लेक्चर थोड़ा सा याद हो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अलीबाबा के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करते हैं आपने हमेशा बातचीत का आगाज़ 15 से 20 सप्लायर्स के साथ करना है। ठीक है, 15 से 20 सप्लायर्स को जब आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे, अपनी प्राइसिंग बताएंगे, अपनी ऑफर्स बताएंगे, निगोशिएशन करेंगे, तो कुछ सप्लायर्स डिसएग्री होकर साइड पे होते जाएंगे। लास्ट तक आते आते मुश्किल से 2 या 3 सप्लायर ही आपके पास बचेंगे। ठीक है, जो लास्ट तक आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री होंगे और आपका प्रोडक्ट आपकी प्राइस लिमिट के अंदर बनाने को रेडी होगी। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, आपने उन तीनों सप्लायर जो लास्ट तक आपके पास फाइनलाइज हो गए हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे आज के लेक्चर में। आपने उन तीनों सप्लायर्स को तमाम तर इम्प्रूवमेंट्स बतानी है। अब वो इम्प्रूवमेंट्स कौन सी बतानी है, आप अमेज़ोन के ऊपर जिस बंदे के साथ मुकाबला कर रहे हैं ना, जो आपका मेन कॉम्पिटिटर है अमेज़ोन के ऊपर जिसके मुकाबले में आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आपने उस बंदे का देखना है रिव्यूज़, जाकर नेगेटिव रिव्यूज़ देखने हैं कि उस बंदे की प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें ख़राब हैं, लोग उसकी प्रोडक्ट को क्यों पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, जो चीज़ें उस बंदे की प्रोडक्ट में ख़राब होंगी आपने वो सारी की सारी इम्प्रूवमेंट्स लाकर बतानी है अपने सप्लायर्स को कि भाई ये सारी चीज़ें मेरी प्रोडक्ट में हरगिज़ मौजूद ना हो, मेरी प्रोडक्ट इन तमाम खामियों से दूर होनी चाहिए। ठीक है, इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट और उसकी जो आपका मेन कंपटीटर है दोनों की प्रोडक्ट सेम होगी, दोनों की प्रोडक्ट में सेम खामियां आ रही हैं, सेम जो है ना वो चीज़ें ख़राब हैं, तो लोग जो है ना वो आपसे ऑर्डर लेना प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास रेटिंग भी कम होगी, आपके पास रिव्यूज़ भी कम होंगे। स्टार्ट में हमने अपनी क्वालिटी को इस कदर इम्प्रूव रखना है ताकि स्टार्ट के जितने भी ऑर्डर्स हैं, सब जो कस्टमर्स हैं, वो दूसरे सेलर्स को छोड़कर आपसे ऑर्डर लें। स्टार्ट में आपने इस तरह से अपनी प्रोडक्ट को दिखाना है लोगों को, और ये तभी पॉसिबल होगा कि जब दूसरे जो मुकाबलेबाज आपके बैठे हुए हैं अमेज़ोन के ऊपर, उनकी प्रोडक्ट में जो चीज़ें ख़राब हैं, जो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आ रही, वो तमाम तर खामियाँ आपके प्रोडक्ट में मौजूद ना हो। तो आपने अपने सारे सप्लायर, जो भी सप्लायर लास्ट में आपके पास फाइनलाइज हुए हैं, आपने उनको बताना है कि भाई देखो ये सारी खामियां मेरे कंपटीटर के प्रोडक्ट में हैं, तो ये खामियां मेरे प्रोडक्ट में हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा काम आपने क्या करना है, जो 2 से 3 सप्लायर आपने लास्ट में फाइनलाइज किए हुए हैं, आपने उन तमाम तर सप्लायर से सैंपल मंगवाना है। ठीक है, सैंपल मंगवाने के बाद आपने उन तीनों सप्लायर्स के सैंपल को आपस में कंपेयर करना है। जो सप्लायर वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ अलीबाबा के सप्लायर से जिससे आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और जो कॉम्पिटिटर वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ अमेज़ोन के उस सेलर के लिए जिसके मुकाबले में आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना होइएगा। अब जो सप्लायर्स हैं अलीबाबा के, जो 2-3 आपने लास्ट में फाइनलाइज किए हुए हैं, आपने उन सब से सैंपल मंगवाना है और उनके सैंपल को आपस में कंपेयर करना है कि किस सप्लायर का सैंपल सबसे अच्छा है। उसके बाद जो आपका मेन कॉम्पिटिटर है अमेज़ोन के ऊपर, आपने उस बंदे से भी एक सैंपल खरीदना है। ठीक है, उसका एक प्रोडक्ट आपने खरीदना है। अब जो मेन कॉम्पिटिटर का सैंपल है और जो आपके सप्लायर्स का सैंपल है, उन दोनों को आपस में कंपेयर करना और देखना है कि किस सप्लायर का सैंपल सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया, जो सप्लायर का सैंपल सबसे सही होगा, जो सबसे अच्छा होगा, आपने उस सप्लायर को फाइनलाइज करना और उससे आगे आपने बातचीत कंटिन्यू रखनी है।
जिस सप्लायर का सैंपल आपको पसंद ना आए या जो आपको लगे कि ये आपके कॉम्पिटिटर के मुकाबले में अच्छा नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। देन आपने करना होता है उसके बाद जो सप्लायर आपके क्राइटेरिया को मैच करता है, जिसके जो आपको ये अश्योरिटी देता है कि उसके प्रोडक्ट के अंदर वो खामियां हरगिज़ मौजूद नहीं होंगी जो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में आ रही हैं, आपने उस सप्लायर को फाइनलाइज कर लेना है। उसके बाद आपने अपना ब्रांड का नेम और ट्रेडमार्क फाइनल करना है। ट्रेडमार्क के अंदर आपके ब्रांड का लोगो आ जाएगा, ब्रांड का स्लोगन आ जाएगा, ये कोई भी ऐसी आपके ब्रांड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करवाना चाहती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपने ये सब कुछ फाइनलाइज करना है, लोगो फाइनलाइज करना है और अपने सप्लायर को सेंड करना है ताकि वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपके ब्रांड की डिटेल्स डाल सके। उसके बाद आपने ब्रांड का लोगो और अगर कस्टमाइज पैकेजिंग आप करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी किस्म की कोई हैंड फ्री सेल कर रहे हैं, तो हैंड फ्री का आपने देखा होगा कि जिस डब्बे में वो हैंड फ्री पैक होती है उसके ऊपर भी कस्टमाइजेशन होती है, ग्राफिक वर्क होता है। अगर आप वो भी करवाना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर तो उसके चार्जेस अलग होते हैं। वो भी ग्राफिक्स आपने तैयार करवा के सप्लायर को भेजना है कि मेरी प्रोडक्ट के ऊपर ये सारे ग्राफिक्स मौजूद होने चाहिए। उसके बाद ये प्रेफर किया जाता है कि जो लोगो आप सप्लायर को भेजिए वो 2 कलर लोगो हो। उसकी रीज़न ये है, अगर आप सिंगल कलर लोगो में मूव करते हैं तो वो मोनोक्रोमेटिक हो जाता है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ठीक है, देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगता। बट अगर आप मल्टी कलर लोगो में जाते हैं तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि 2 से 3 कलर का लोगो हो, ना तो उसके चार्जेस ज़्यादा हाई होंगे और ना ही वो जो देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा। एक अच्छा लोगो होगा, यूनिक होगा और दूसरा जो है ना वो आपको बजट के अंदर भी जो है ना आएगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि ब्रांड रजिस्ट्रेशन या ब्रांड रजिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। ब्रांड रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप जिस ब्रांड नेम के ऊपर अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अब आपने उस ब्रांड को रजिस्टर करवाना है, ठीक है। अमेजोन जो है ना वो VAT नाम का एक टैक्स चार्ज करता है, जो कि अमेजोन चार्ज नहीं करता। बेसिकली जिस कंट्री में आप PL लॉन्च कर रहे हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट उस टैक्स को चार्ज करती है। वो टैक्स होता है वैल्यू एडिड टैक्स। ये टैक्स का मतलब ये होता है, अब कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है ना तो गवर्नमेंट डायरेक्ट कस्टमर से टैक्स नहीं वसूल करेगी, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट के अंदर जो टैक्स होता है ना वो हमेशा सेलर से पे करता है गवर्नमेंट को। अब आपने अपनी प्राइस इतनी रखनी है कि आप कस्टमर से टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, अपनी प्रॉफिट मार्जिन के अंदर, क्योंकि आपने टैक्स भी पे करना है गवर्नमेंट को। अब उस टैक्स की जो अमाउंट होती है वो स्टार्ट के पहले साल में होती है 8% और बाकी सालों के अंदर वो हो जाती है 20%। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कुछ स्टेट्स में इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, कुछ में जो रेवेन्यू होता है वो ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। तो ये टोटली स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जो हम एक एवरेज अमाउंट कह सकते हैं वो ये है कि 8% स्टार्ट में आपसे पहले साल में आपसे चार्ज किया जाता है और बाकी सालों के अंदर अगर आपका रेवेन्यू एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है आपके प्रोडक्ट का, देन आपकी जो टैक्स अमाउंट है वो 20% तक चली जाती है, ठीक है। अगर आप खुद अपने ब्रांड को गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर करवा लेते हैं उसके आपको कुछ फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा आपको ये होता है कि देन आपको अमेजोन को एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगर आप ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाते तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। बट उसमें ये होता है कि अमेजोन आपसे VAT टैक्स भी काटेगा, इसके अलावा अपनी सर्विस चार्जेस भी आपसे काटेगा, ठीक है, वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। बट अगर आप खुद से गवर्नमेंट के थ्रू अपना ब्रांड जो है वो रजिस्टर करवा लेते हैं, उस पॉइंट पे आपको डायरेक्ट अमेजोन को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद से अपना जो ईयरली रेवेन्यू आ रहा है उसकी बेस पर आप जो परसेंटेज डिसाइड हुई है वो उतना परसेंट जो टैक्स है वो आप गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। उसके डॉक्यूमेंट्स आप अमेजोन को सबमिट करवा देंगे। दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि अमेजोन आपको रिपोर्टिंग टूल्स में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। अगर आप किसी किस्म का भी कोई केस ओपन करना चाहते हैं या कोई चीज़ आपको लगती है कि आप डायरेक्ट अमेजोन से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो उस सूरत में जो वेरीफाइड सप्लायर्स होते हैं, जो वेरीफाइड सेलर्स होते हैं, उनको अमेजोन ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तीसरे नंबर पे आपका जो सेलर अकाउंट होगा वो वेरीफाइड हो जाएगा, क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे होंगे। उस पॉइंट पे आपके खिलाफ अमेजोन रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादातर शो नहीं करता, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादातर उन लोगों को शो होती हैं जो लोग टैक्स नहीं पे करते डायरेक्ट गवर्नमेंट को, उनका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होता, उनको बहुत किस्म के रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। अक्सर लिस्टिंग के अंदर उनको रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, अक्सर शिपमेंट प्लान में भी उनको रिस्ट्रिक्शंस शो हो जाती हैं, ठीक है। और अक्सर औकात PPC कैंपेन चलाते वक्त भी रिस्ट्रिक्शन शो हो रही होती हैं। अगर आप प्रॉपर टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वेरीफाइड आपका सेलर अकाउंट होता है, उस पॉइंट पर आपको रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत कम शो होगी अमेजोन की तरफ से। तो कोशिश आपने यही करनी है कि अगर आप एक PL लॉन्च कर रहे हैं, और मैं खुद भी ये प्रेफर करता हूँ कि जहाँ पर आपने इतने लाखों की या करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके एक PL लॉन्च किया है, अब उस PL कुछ हज़ारों बचाने के चक्कर में आप उस सारी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया मत करें, ठीक है। जहाँ पर आपने इतना बड़ा ब्रांड बना के अमेजोन के ऊपर लॉन्च कर दिया, आप उस ब्रांड को उस कंट्री के अंदर रजिस्टर करवाएं अपने नेम के ऊपर, और उसके बाद जो उसका प्रॉपर टैक्स वैल्यूएशन बनती है, आप उस वैल्यूएशन के हिसाब से जो टैक्स बनता है आप वो गवर्नमेंट को पे करें, ठीक है। उससे आपको जितने फ़ायदे होंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। पहले नंबर पे आपका सेलर अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, आप एक वेरीफाइड सेलर के तौर पे अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल करेंगे।
दूसरे नंबर पे अमेजोन आपको इन्हेंस्ड रिपोर्टिंग टूल्स प्रोवाइड करेगा। तीसरे नंबर पे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको अमेजोन को एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप डायरेक्ट अपना अकाउंट या अपना जो ब्रांड है वो रजिस्टर नहीं करवाते, आप पीएल तब भी लॉन्च कर सकते हैं। बस उस सिचुएशन में आप अमेजोन को इनडायरेक्ट वीएटी टैक्स जरूर पे कर रहे होंगे। अमेजोन जो आपसे एफडीए की फीसिस चार्ज करेगा, उस एफडीए की फीसिस के अंदर वो आपसे वीएटी टैक्स भी काटेगा और उस वीएटी टैक्स के मद में वो आपसे अपनी सर्विस चार्जेस भी काटेगा। तो वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। उस चीज़ के निस्बत जो आप खुद से करेंगे वो आपको वेरीफाइड भी रहेगी, प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, प्रूफ भी होगा और आप लीगल तरीके से पीएल लॉन्च भी कर सकेंगे। तो ये ज़रूर प्रेफर किया जाता है कि जब भी आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करें, जिस ब्रांड नेम के ऊपर आप पीएल लॉन्च कर रहे हैं उस ब्रांड को आप उस गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर जरूर करवा लें। ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पे चीज़ आती है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री क्या चीज़ है। ब्रांड रजिस्ट्रेशन का तो आपको पता लग गया कि आपने अपने ब्रांड के एसेट्स को गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर करवाना है। गवर्नमेंट को आपने बताना है कि मेरे ब्रांड का क्या रेवेन्यू जा रहा है। गवर्नमेंट उस रेवेन्यू की बेस पे आपको एक टैक्स वैल्यूएशन देगी और उस टैक्स को आपको हर साल पे करना होगा। ये तो होगी ब्रांड रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का मतलब है ये वो तमाम तर अल्फाज, फ्रेजेस, लोगो या स्लोगन्स जो आप अपने ब्रांड के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप उनको रजिस्टर करवाएं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एडिडास एक ब्रांड है, एडिडास का अपना एक लोगो है, अपना एक नेम है, अपना एक स्लोगन है। ठीक है, जो कोई दूसरा ब्रांड कॉपी नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि एडिडास ने अपना लोगो, अपना नेम, अपने तमाम तर स्लोगन जो है उनको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हुआ है। इन तमाम चीज़ों को हम कहते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक ब्रांड ओपन कर रहे हैं, जाहिर है कि आपको ब्रांड के लिए एक नेम चूज करना पड़ता है, उसके बाद आपको ब्रांड के लिए एक लोगो चाहिए होता है, उसके बाद आपको अपने ब्रांड के लिए एक जो है ना टैग लाइन या एक स्लोगन चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको रजिस्टर करवानी पड़ती हैं ताकि कोई दूसरा सेलर या कोई दूसरा ब्रांड आपकी डिटेल्स को कॉपी करके आपके मुकाबले में अपना ब्रांड ना खड़ा कर दे। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और ये वक्त के साथ आपको पता लगेगा कि ये चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है। जब स्टार्ट में आप पीएल लॉन्च करेंगे आपको इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं नजर आएगी। उसकी रीज़न ये होगी कि आपको लगेगा कि ब्रांड रजिस्ट्रेशन के अलावा भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो खैर है ब्रांड रजिस्टर करवा के क्या करना है। दूसरे नंबर पे आप सोचेंगे कि मेरा क्यों कोई कॉपी करेगा, तो मैं ट्रेडमार्क रजिस्टर भी नहीं करवाता। लेकिन जब वक्त के साथ आपका ब्रांड रनिंग में आएगा, लोगों के अंदर उसकी मकबूलियत बढ़ेगी, बहुत सारे सेलर आपके ब्रांड को कॉपी करके आपके नाम का सेम ब्रांड खुद ओपन करके बैठ जाएंगे और आप उनको कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उसकी रीज़न ये होगी कि उस ब्रांड को आपने रजिस्टर ही नहीं करवाया होगा। इसलिए ये प्रेफर किया जाता है कि जब भी आप अमेजोन के ऊपर कोई पीएल लॉन्च कर रहे हैं तो पहला काम आपका यही होना चाहिए कि अपने तमाम तर एसेट्स को, अपने ब्रांड का नेम, अपने ब्रांड का लोगो, स्लोगन और हर किस्म की डिटेल्स जो ब्रांड के साथ मुंसलिक हैं उन सबको आप गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर करवाएं ताकि वो गवर्नमेंट के कागजात में भी आ जाए और दूसरा आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो ये होती है ब्रांड रजिस्ट्री और ये होती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के अंदर आप हर किस्म की अपनी क्रिएशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर राइट आपको मिल जाता है, उसको कोई दूसरा बंदा कॉपी नहीं कर सकता। सही है। अब अगर एडिडास ने अपना ब्रांड का नेम रजिस्टर ना करवाया होता या अपने ब्रांड का लोगो रजिस्टर ना करवाया होता तो आज के टाइम पर एडिडास के नाम पर कितने ही और ब्रांड्स ओपन हो चुके होते जो एडिडास के लोगोस यूज़ कर रहे होते। उससे क्या होगा कि जो कस्टमर्स होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें से असल एडिडास कौन सा है। ठीक है, तो आपने हमेशा ये ट्राई करना है कि अगर अभी स्टार्ट में आपको सेल्स नहीं भी आ रही है, आपका ब्रांड इतना लोगों में मकबूल नहीं भी है, तब भी आपका ब्रांड प्रॉपर रजिस्टर हो, ट्रेडमार्क प्रॉपर रजिस्टर हो, ताकि वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। ठीक है, कुछ नहीं पता कि इस महीने आपकी सेल 10 हुई या महीने के अंदर अगले महीने आपकी सेल 10,000 हो जाए। सही है, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिएगा स्टार्ट में। अगर आप खुद का पीएल लॉन्च कर रहे हैं और अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ों का पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, आपको इस चीज़ का भी पता हो कि किस कंट्री में इस टाइम पर क्या टैक्स वैल्यूएशन जा रही है, किस कैटेगरी के प्रोडक्ट पे कितने % टैक्स लग रहा है। ये सब चीज़ें आपको तभी पता लगेंगी जब आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो कोशिश करें जितनी हो सके इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करें, ब्रांड रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ताकि आपको खुद से आइडिया हो कि कितने % टैक्स पे करना पड़ता है, क्या हिसाब किताब जा रहा है इन चीज़ों का। हर कंट्री के लिहाज से जितनी ज़्यादा डिटेल्स आपको पता होगी, जब कोई भी क्लाइंट आपसे इंटरव्यू लेगा तो वो चीज़ें ये पूछा करते हैं क्लाइंट्स कि भाई हम जब अगर कोई पीएल लॉन्च कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर होगा। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो कभी भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सही है। अच्छा, ये स्लोगन, फॉन्ट्स या कलर्स भी हो सकते हैं। जो ट्रेडमार्क होता है वो ज़रूरी नहीं होता कि आपके ब्रांड का नेम या लोगो ही हो। ये अगर आप अपने लोगो में जो कलर्स यूज़ कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इस कलर कम्बिनेशन को कोई दूसरा ब्रांड यूज़ ना करे जो कलर कम्बिनेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है,
या फिर जो फ़ॉन्ट आपने यूज़ किया, अगर आप कोई ऐसा फ़ॉन्ट ले आए हैं जो इससे पहले मतलब किसी ने दूसरे बंदे ने रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ अपने नाम पर, तो आप उस फ़ॉन्ट को भी रजिस्टर करवा सकते हैं कि इस स्टाइल के अंदर कोई भी बंदा किसी भी वर्ड को ना लिखे, क्योंकि ये स्टाइल मैं खुद अपना लेकर आया हूँ। जो भी आपकी क्रिएशन होगी, जो चीज़ आपने खुद से ईजाद की है, आप उस चीज़ को रजिस्टर करवाने के प्रॉपर हकदार होते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही था। ठीक है, अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है सप्लायर से बात करने के रिगार्डिंग या ट्रेडमार्क या ब्रांड रजिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम दोनों तरीकों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।